बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल और पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? मस्ती कर रहे हो ना? आई होप मेहनत भी कर रहे हो और मस्ती भी कर रहे हो। तो आज का लेक्चर 4 लिटरेचर का है। सो फाइनली हम लोग नया चैप्टर पे आ चुके हैं। हमारा चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो हमारा बहुत अच्छा चैप्टर, गांधी जी के बारे में थोड़ा उनके बारे में समझें, उनका थॉट्स के बारे में समझें, क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए 1 से लेकर आई थिंक 1, 2, 3 एंड 7 नंबर, और 4, 5 और 6 आपके लिए छोड़ दिए थे होमवर्क। आई होप कि आप उसको अटेम्प्ट किए होंगे, और अगर आप देखते हो इस वीडियो को और नहीं आता है तो जस्ट प्लीज़ कमेंट, देन आई विल रिप्लाई, है ना? तब मैं आपको बताऊंगा चीज़ें। सो नया लेक्चर है और नया चैप्टर। आई होप कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, और जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट हो रहा होगा। दैट्स इट, इतना ही बहुत काफ़ी है। देखिए, इस बार जो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट तरीक़े का अप्रोच करेंगे चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो होगा क्या कि कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग को डिस्कस करेंगे। वर्ड मीनिंग जो है, ये कोई अलग से वर्ड मीनिंग नहीं है इसका। कोई भी ग्लोसरी, आपका जो लिटरेचर बुक है उसके हर एक चैप्टर के लास्ट में ग्लोसरीज होता है, यानी कि वोकैब्स होता है। ये चैप्टर्स का ही वोकैब्स है। हम लोग जब चैप्टर में गो थ्रू होंगे तब ये सब वर्ड्स हमें मिलेगा। तो इन वर्ड्स को पहले ही हम लोग क्यों ना डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं आखिर इनका मतलब क्या है, ताकि अगर हम चैप्टर से जब हम गो थ्रू हों तो अच्छे से समझ में आए। ठीक है? तो यहाँ पे चैप्टर जो सेकंड है ना, वो क्या है, भारत इज़ माई होम। क्या है? भारत इज़ माई होम, जो किन के द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहला हम लोग का काम है कि ये वर्ड मीनिंग को डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग सबसे पहला नरेटर। आई होप कि आप जो है सेपरेटली पे हर एक पेज में हर एक ऑथर, हर एक नरेटर का आप थोड़ा सा उस पर शॉर्ट नोट्स बनाओ। उनके बारे में कम से कम तो 7 से 8 लाइन उनके बारे में लिख के रखो। उनका पूरा नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका चीज़ें, सब कुछ, जो कुछ भी आपके बुक के ऊपर में जो वार्मर में दिया होता है या फिर जो इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया होता है, सब कुछ जो आपको लगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उससे नोट डाउन कीजिए, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और रेगुलर बेसिस पे रिवीजन कीजिए। अगेन आई विल रिपीट दैट कि आपको वो जो शॉर्ट नोट्स है ना, वो सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है ऑथर पे, यानी कि जो लेखक होता है ना, उस पर अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाइए। यही चीज़ आप हिंदी में भी कीजिए। हिंदी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना, आपका हिंदी भी चलता है, तो हिंदी में भी हर एक ऑथर पे एक शॉर्ट नोट्स बनाइए अच्छे से। आपको वो भी बुक्स में, यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में हेल्प करता है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है भारत इज़ माई होम का ये वर्ड मीनिंग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जिसे हम ग्लोसरी बोलते हैं। देखिए, एक चीज़ और बताते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ऑब्जेक्टिव में आपको सिनोनियम्स और एंटोनियम्स आता है कि नहीं? तो यहाँ पे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स बाहर से तो आएगा नहीं। बाहर से पूछता है क्या? नो, यहीं से बुक से ही पूछता है। तो हो सकता है कि हर एक चैप्टर में अगर हम लोग इतना वर्ड मीनिंग को डिस्कस करते रहेंगे तो 3-4 क्वेश्चन जरूर मिलना जाएगा, समझ तो आ ही जाएगा ना। तो अगर हम लोग हर चैप्टर का वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से डिस्कशन करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आई होप कि 1-2 क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए, क्योंकि सिनोनियम्स और एंटोनियम्स आपके एग्जाम्स में 4-5 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं एवरी ईयर। आप अगर नहीं है तो आप 2023 यानी कि 23 का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो 4 से 5 क्वेश्चंस सिनोनियम्स और एंटोनियम से पूछा गया है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला, एरुडिशन। क्या है? एरुडिशन। एरुडिशन का मतलब ग्रेट नॉलेज एंड लर्निंग। क्या है इसका मतलब? एरुडिशन। एरुडिशन का मतलब ग्रेट नॉलेज एंड लर्निंग। ग्रेट नॉलेज एंड लर्निंग का मतलब क्या? जैसे कोई डिग्री लिया, जैसे बड़े बड़े कॉलेज होता है, जैसे आईआईटी का कॉलेज हो गया, एनआईटी का कॉलेज हो गया, एम्स हो गया, आईआईएम हो गया, कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चला गया पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जो लड़का या लड़की, या फिर कोई इग्नू में है, सॉरी जेएनयू में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में रह करके पढ़ रहा है, तो हम क्या इस चीज़ को मान लेते हैं? हम ये मान लेते हैं कि जो लोग, जो या तो लड़का या तो लड़की अगर इन संस्थाओं में पढ़ रहा होगा या पढ़ रही होगी,
तो वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसका नॉलेज बहुत कमाल का होगा उसके पास में। इसका मतलब यही है, ग्रेट नॉलेज एंड लर्निंग। वो ग्रेट, उसके पास अच्छा खासा नॉलेज होगा, अच्छा खासा लर्निंग होगा। तो इस एरुडिशन का मतलब कि किसी के पास में अच्छा खासा नॉलेज होना या लर्निंग होना। जैसे आपके पास में बहुत अच्छा नॉलेज है, लर्निंग है, एटीट्यूड है, तो आप उसे हम एरुडिशन बोलेंगे। दैट मीन्स यू हैव अ ग्रेट सर्टिफिकेट ऑफ एरुडिशन, यानी कि आपके पास में एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो दिखाता है कि आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है और लर्निंग है। जैसे आप किसी तरह का डिग्री किए हुए हो और उसके पास आपके पास सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट शो करता है कि आपके पास में ग्रेट नॉलेज है। आप कहीं जाते हो, किसी से बात करते हो, तो आपसे ऐसा लगता है बात करके कि सच में आप में कोई दम है। आप बहुत अच्छे से बात करते हो, वेल मैनर्ड में, किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। दैट मीन्स कि आप एक एरुटेड पर्सन हो, यानी कि एरुडिशन का मतलब किसी के पास में ग्रेट नॉलेज या लर्निंग होना, यानी कि अच्छा खासा जानकारी होना, पढ़ा लिखा होना, लिटरेट होना, एजुकेटेड होना, गलत और सही का अंतर समझ पाना। समझ गए? सेकेंड, सीज्ड। सीज्ड का मतलब स्टॉप, बोलते ना सीज। सीज का मतलब किसी को रोक देना। जैसे बोलते हैं कि सीज द मोबाइल फ़ोन, यानी कि मोबाइल फ़ोन को पकड़ लो। बोलते हैं ना कि सीज दिस होटल, इस होटल को बंद करो। बंद करो मतलब स्टॉप करो, अब आगे नहीं चलेगा। सीज द रोड, इस रोड को रोको, इस रोड को बंद कर दो। सीज द सिनेमा हॉल, इस सिनेमा हॉल को बंद कर दो। समझ रहे हो? यानी कि स्टॉप। सीज का मतलब स्टॉप करना। तो यहाँ पे ईडी लग गया, इसका मतलब कि ये तो वर्ब है, V2 है यहाँ पर। तो स्टॉप्ड यानी कि रुकना, यानी कि किसी चीज़ को रोक देना। जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, बोलूँगा सीज द वीडियो, मतलब वीडियो को रोको, स्टॉप करो। समझ गया? नाउ थर्ड, एथनिक। एथनिक का मतलब रेशियल या कल्चर। रेशियल या कल्चर का मतलब क्या? देखिए, ये जो रेशियल है ना, ये आया है आपको रेस से। रेस का मतलब नस्ल है ना, और कल्चर का मतलब संस्कृति। तो एथनिक जो होता है ना, बोलते हैं ना कि एथनिक ग्रुप। आपका एथनिक ग्रुप क्या है, आपका नस्ल क्या है, आपका संस्कृति क्या है। तो एथनिक का मतलब कि किसी इंसान का नस्ल क्या है, यानी कि रेशियल, और उसका संस्कृति क्या है। होता है ना नस्ल के बेसिस पे किसी का शोषण होना, जिसे बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना, होता है ना। तो यहाँ पे एथनिक का मतलब कि किसी चीज़ से, जो चीज़ नस्ल से रिलेटेड हो या किसी संस्कृति से रिलेटेड हो। दैट मीन्स रेशियल एंड कल्चरल। ओके। नाउ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब हम्बलनेस एंड मॉडेस्टी। जैसे ह्यूमिलिटी जो है ह्यूमैनिटी से आया, मानवता से। ये जो ह्यूमिलिटी है ये किससे आया है? ये आया है आपका ह्यूमैनिटी से। किससे? ह्यूमैनिटी से। ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता। मानवता क्या? जैसे आप रोड पे जा रहे हो मार्केट, किसी इंसान को देखे गिरे हुए, उसको उठा दिए। अचानक से कहीं जा रहे हो, किसी का बाइक एक्सीडेंट हो गया, तो आप भी वहाँ जाते हो ना हेल्प करने के लिए। लेकिन आमतौर पे हमारे सोसाइटी में ये एक प्रेजुडाइज, यानी कि एक पूर्वाग्रह चीज़ बना हुआ है कि अगर कोई लड़का बाइक चला रहा हो, अगर वो सीरियसली अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक स्लिप कर गया या सच में कुछ ऐसा हो गया, गिरता है, तो लोगों का ये परसेप्शन बना होता है कि ये तो देखो लहरिया कट मार रहा होगा या स्टाइल मारा होगा तो गिर गया। होता है ना, ऐसा जरूर फील किए। लेकिन लड़कियां वहीं अगर गिरती हैं तो उन्हें 50 लोग मदद करने के लिए जाता है। तो ऐसा नहीं है कि लड़का जो है वहाँ पर स्टाइल मार रहा था या फिर लड़की को लोग सचमुच मदद करने। नो, यहाँ पे लोगों का एक अपना अपना नज़रिया है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि हर जगह इस तरह से लड़कियों का इतना सपोर्ट होता है। अगर ऐसा होता तो हमारे समाज में इतना इनइक्वालिटी नहीं होता। चीज़ों को समझना गहराई से। तो यहाँ पर देखिए, ह्यूमिलिटी का शब्द जो आया है ह्यूमैनिटी से बना है। ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता होता है। तो ह्यूमिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? हम्बलनेस, यानी कि किसी में बहुत ज़्यादा हम्बल, बोलते हैं ना कोई इंसान बहुत ज़्यादा हम्बल है यार, बहुत विनम्र है, बहुत काम है, बहुत शांत स्वभाव का, होता है ना हम्बलनेस। मोडेस्टी का मतलब बहुत प्यार से, किसी चीज़ को बहुत प्यार से बात करता हो। जैसे वो छोटा से बहुत प्यार से बात करते हैं। किसी लोग से आप मिले होंगे जो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो चाहे उनसे बड़े हों या चाहे उनसे छोटे हों, या चाहे वो बहुत अनपढ़ हो, चाहे कोई भी हो, एनी पर्सन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जॉब एंड एनी वेयर। दैट मीन्स दे टॉक विद द वेरी पोलाइट वर्ड्स, they use a very beautiful words with that person who is below him and above him, whatever that means कि वो जो पर्सन है उससे हमेशा बहुत प्यार से बात करता है, वो बहुत ही हम्बल पर्सन है, वो ह्यूमिलिटी वो शो करता है। समझ गए? अब आते हैं 5, प्लेज। प्लेज का मतलब स्वर करना या
ओथ लेना, कसम खाना, सिंपल सा। प्लेज का मतलब मैं कसम खाता हूँ कि मैं अब से जम के पढ़ूंगा। ऐसा होता है ना, हम लोग खूब कसमें वादे खाते हैं, आप लोग खाते हो कि नहीं? जरूर खाते होगे। तो प्लेज का मतलब स्वेर और ऑन ओथ यानी कसम खाना। जैसे हर बात पे गांव के लड़का लोग या लड़की लोग कसम खाते, छोटे से बच्चा लोग सीधे कसम खाने को आ जाता है कि हम कसम खाते, विद्या कसम कि हम चोरी नहीं किए, विद्या कसम ये हम नहीं किए, होता है ना। ओके, तो प्लेज का मतलब स्वेर यानी कसम खाना। 6 नंबर, प्री एजम्पशन, एन आइडिया दैट इज टेकन टू बी ट्रू। प्री एजम्पशन का मतलब किसी चीज़ को पहले मान लेना कि यार प्री एजम्पशन मेरा ये है ना कि मैं यहाँ पर आकर के ये ऐसा काम करूँगा, ये हो गया प्री एजम्पशन। समझ रहे हो मेरा प्री एजम्पशन क्या है? हम लोगों का ये जो बैच स्टार्ट करने का प्री एजम्पशन ये है कि हम लोग नवंबर तक बैच ख़त्म कर देंगे विद द होल सिलेबस। हम लोग नवंबर तक सारे सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे एंड 2 मंथ जो है हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो ये है हम लोग का क्या प्री एजम्पशन ना, कि हम लोग एक आइडिया लेकर के चले हैं कि एट द एंड ऑफ द लास्ट वीक ऑफ नवंबर वी विल कंप्लीट आवर सिलेबस। Okay, and then we have 2 months, and then in that 2 months we will just discuss about the previous year question. I hope कि आपको समझ आ गया होगा। प्रिजम्पशन का मतलब किसी चीज़ को पहले से मान लेना कि ऐसा हम कर लेंगे, यानी कि वो चीज़ को सच करने में हम लग जाते हैं। जैसे आप प्रिजम्पशन मान ली हो कि हम लोग क्लास 12th में है, जम के मेहनत करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे 2025 में एग्ज़ाम दे करके, वही तो क्या है प्रिजम्पशन है। आप पहले एक आइडिया सोच लिए, एक दिमाग में एक कल्पना कर ली हो कि ऐसा करेंगे, ऐसा कर ही लोगे, अगर सोचे तो हो ही जाएगा ना। यही हो गया आपका क्या प्री अजम्पशन। नाउ इंडेवर का मतलब क्या? इंडेवर स्पेलिंग क्या है? ENDEAVOUR। इंडेवर का मतलब अर्नेस्ट अटेम्प्ट का मतलब क्या? पहले से किसी चीज़ को अटेम्प्ट करना, मतलब करने का क्या है? आप एग्ज़ाम में नहीं गए, आप एग्ज़ाम हॉल में जाकर के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, पहले आप घर में रह करके 2 महीना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, ताकि आपका माइंडसेट बिल्कुल एग्ज़ाम में जो पेपर आता है उसके साथ बैठ जाए। वो होगा क्या? एंडेवर। अपने आप को किसी चीज़ को पहले होने से पहले उस चीज़ को आप अपने आप को उस चीज़ में ढाल रहे हो, उसे हम एंडेवर कहते हैं। कोई चीज़ घटने वाला है, जैसे होता है ना पुलिस, आप कभी मान कर चलो जिनका ट्रेनिंग होता है IAS IPS कोई भी इंस्पेक्टर का हो, कांस्टेबल का अगर ट्रेनिंग होता है तो ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है कि मान लो कि चोर जो है आपका राइफल लेकर के भाग रहा है, तो आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? तो वो एक्शन बताएगा, वो वहाँ सिखाया जाएगा कि आप ऐसा करोगे ऐसा करोगे। यानी कि चोर भागा नहीं है, उनका ट्रेनिंग उससे पहले हो रहा है। दैट मीन्स कि उस पर्सन को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो आप ऐसे क्या करोगे, अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, क्या डिसीजन लोगे। तो वो है एंडेवरिंग कर रहा है, मतलब वो पहले से ही सीख रहा है, ट्रेंड हो रहा है कि अगर ऐसा कुछ एक्शन होता है तो हम ऐसा करेंगे। समझ रहे हो ना? वो हो गया एंडेवर। ना ये हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं पेरिल। पेरिल का मतलब क्या? सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर। पेरिल का मतलब क्या? कोई सीरियस और इमीडिएट डेंजर। जैसे कोई एक ऐसा वाकया जो आपके जीवन में हुआ हो और अचानक से हुआ हो और ख़तरनाक हुआ हो। समझ रहे हो ना? पेरिल का मतलब सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, मानकर चल लो खुदा न खास्ता कभी किसी के फैमिली में अचानक से हो जाता है ना कि किन्हीं का तबीयत खराब होता है, वो चाहे मदर का हो, चाहे फादर का हो, चाहे कोई सिबलिंग्स का हो, भाई बहन का, अगर तबीयत खराब हो जाता है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं ना। अचानक से हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो एक क्या है? एक पेरिल इंसिडेंट है। पेरिल इंसिडेंट का मतलब एक अचानक से वाकया हो गया। आप रोड पे आराम से, आपका जीवन में कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं, एकदम रोड पे टहल रहे हो, एकदम जैसे लग रहा है कि बगीचे में टहल रहे हो, मम्मी भेजी है सब्जी लाने, आप पैसा तो भुला दिए हो लेकिन आपको कोई डर नहीं, आराम से टहल रहे हो। अचानक से याद आया क्या कि अरे यार पैसे तो हम दिए खो। तो अचानक से क्या हो गया? वो सीरियसनेस आ गया और वो डर भी आ गया ना। तो ये क्या? एक पेरिल इंसिडेंट हुआ, यानी कि जिससे कोई सीरियस एंड इमीडिएट एक्शन डेंजर है। सीरियस बात है ना, पैसा खो दिए, मम्मी भेजी दूध लाने, आप पैसा दिए खो, तो खतरनाक बात हो गया। अब उसके बाद में अप्रॉक्सीमेशन, कमिंग नियर बट नॉट एग्जैक्टली। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब कमिंग नियर बट नॉट एग्जैक्टली। अप्रॉक्सीमेशन अनुमान लगाना, जैसे कि आपसे कोई पूछा, मानकर चलो कि आप क्लास 12th का एग्ज़ाम दिए, रिज़ल्ट भी आ गया, तो आपसे कोई पूछा कि अच्छा कितना नंबर आया, तो बोले कि 80% के आसपास में आया, 80% आया है। तो बोले सच में कि नहीं 80% के आसपास में आया है, उतना ही आया, इतना याद नहीं है। तो क्या है जो आप बोल रहे हो कि 80% यानी कि उतना ही लगभग आया है, वही क्या? अप्रॉक्सीमेशन, कि 80% तो नहीं है,
है ना, 400 तो नहीं है लेकिन उसी के आसपास में लगता है। 498 हो सकता है, 395 हो सकता है, 398 हो सकता है, लेकिन शायद पूरा उतना नहीं है। तो क्या है, आप उस नंबर 400 के आसपास में हो लेकिन 400 नहीं हो, वही क्या अप्रॉक्सीमेशन, यानी कि लगभग उतना है लेकिन उसी के आसपास में। समझ रहे हो, ये हो गया आपका क्या अप्रॉक्सीमेशन। आई होप कि ये वर्ड मीनिंग्स आपको समझ में आया है। एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए। नाउ हम लोग अब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सो आई होप आप लोग उतार लिए होंगे। देखिए, तो ये जो चैप्टर है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया। एक्चुअली लिखा नहीं गया है बोल सकते हो, इनके भाषण को कंपाइल किया, यानी कि एक साथ एक जगह एक किताब के रूप में लिखा गया। तो होता क्या है ना कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में कुछ बताते हैं। तो उनका जो जन्म हुआ है ना, उनका जो जन्म हुआ, तो ही वॉज बॉर्न ऑन 1897 and died on 1969। समझ गए ना। अब देखो, he was a फ्रीडम फाइटर, वो भी एक क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। फ्रीडम फाइटर थे, समझ गए। एक एजुकेशनिस्ट थे, he was an educationist, ठीक है। he became president in 1967। okay, he served Bihar as a governor। okay, this is an essay, this is a speech extracted from his speech at the time of oath ceremony। देखिए यहाँ पे तो कुछ चीज़ें हैं जो हम ऑथर के बारे में लिखे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के बारे में लिखे हैं। चूँकि हम बताए थे कि आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए जो आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में दोनों में हेल्प करेगा। तो देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो होता है 1897 में होता है। कहाँ? हैदराबाद के ये रहने वाले हैं, हैदराबाद के रहने वाले हैं। इनका मृत्यु 1967 में ही होंगे, जब ये प्रधानमंत्री के पद पे थे तभी इनका मृत्यु हो गया था। समझ गए ना। तो मतलब इनका जो जन्म हुआ 1897 में हुआ था, कहाँ? हैदराबाद में, और इनका मृत्यु 1969 में हुआ था। समझ गए। अब देखो, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना। समझ गए ना। और ही वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा के ये भी क्या थे? सदस्य थे। ही वॉज ऑल्सो
मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा के वो क्या थे, एक सदस्य थे। क्या, कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। समझ गए? ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट, वो एक एजुकेशनिस्ट थे। एजुकेशनिस्ट का मतलब क्या कि शिक्षा के विभाग में ये बहुत ज़्यादा काम किए हुए थे, इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, इनका एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू था शिक्षा को लेकर के, है ना। ये जो थे शिक्षा के प्रति बहुत ही ज़्यादा रुझान रखते थे, मानते थे ये कि हम किसी इंसान को बहुत आगे या किसी देश को बहुत आगे तभी ले जा सकते हैं जब तक हम यहाँ के लोगों को शिक्षित पूरी तरह से नहीं कर देंगे, है ना। अगर हम शिक्षित उन्हें कर देंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि उनके लिए सही और गलत क्या है। इस तरह के विचारशील व्यक्ति थे कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। समझ गए ना। तो वो उनका जन्म 1897 में हुआ था, उनका मृत्यु 1969 में। वो एक फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी। ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट। एजुकेशनिस्ट का मतलब जो शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा काम किया हो और उसका बहुत ज़्यादा उनके पास अनुभव हो। उसके बाद में ही बिकेम प्रेसिडेंट इन 1967। वो जो है 1967 में क्या बन जाते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं, है ना। उन्हें जो है प्रेसिडेंट के पद पे नियुक्त किया जाता है। कब? 1967 में, राष्ट्रपति। ही सर्व्ड बिहार एज ए गवर्नर। वो बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं थे। कौन? जाकिर हुसैन जो थे हमारे प्यारे बिहार के वो गवर्नर भी रह चुके थे, है ना। हमारा प्यारा बिहार, तो ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे। कौन? जाकिर हुसैन। उसके बाद में कि दिस इज़ अ स्पीच। ये जो भारत इज़ माई होम है ना, क्या है? एक स्पीच है, एक भाषण है जो एक्सट्रैक्ट, अब तो आपको पता है ना कि एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब किसी चीज़ से निकालना, किसी चीज़ का टुकड़ा जिसे हम निकाले हों उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट। जैसे एक्सट्रैक्ट हम क्या करते हैं, मानकर चलो कि चावल में से हम किसी छोटे छोटे कंकड़ को निकालते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं? उस छोटे छोटे कंकड़ को चावल में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस भाषण को एक्सट्रैक्ट किया गया। किस चीज़ से? उनके स्पीच से। उनके स्पीच से जब वो क्या कर रहे थे? ओथ ले रहे थे, ओथ सेरेमनी। देखते हो ना हमारे प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री जब अपना पद ग्रहण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? शपथ पद ग्रहण, है ना। शपथ लेते हैं। पद ग्रहण के समय में वो क्या करते हैं? शपथ लेते हैं कि मैं इस देश का क्या करूँगा? शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा, संविधान को साक्षी मान करके। इसी तरह से होता है ना। तो यहाँ पर वो जो है कौन? जाकिर हुसैन का जो चैप्टर, ये जो है भारत इज़ माई होम, है ना, ये एक्सट्रैक्ट किया गया। कहाँ से निकाला गया है? तो इनके जाकिर हुसैन के एक स्पीच जो वो दिए थे, कब? जब अपना शपथ पद को ग्रहण कर रहे थे तब। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो संविधान सभा के मेंबर भी रह चुके थे। समझ गए? तो ही वॉज नॉट अ सिंपल पर्सन, हम लोग जैसे तो नहीं थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे, तभी तो आज हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग भी कुछ ऐसा काम करेंगे कि लोग हम लोग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। वी हैव टू वर्क हार्ड एंड हार्ड। तो देखो, तो यहाँ पर आई होप कि इनके बारे में समझ में आ गया हो, ठीक है, कि इनका जन्म कब हुआ, इनका मृत्यु कब हुआ। एक ये फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, एजुकेशनिस्ट रह चुके हैं, प्रेसिडेंट, है ना, 1967 में बने। ये बिहार में गवर्नर के जैसा काम भी की, गवर्नर की तरह। उसके बाद में ये जो चैप्टर है भारत इज़ माई, एक स्पीच है, यानी कि एक भाषण है जो कब लिया गया था, कब स्टार्ट किया गया? इनके स्पीच से लिया गया। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये संविधान सभा के मेंबर भी रह चुके थे। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया। आप इसको उतारिए पॉज करके, चलिए ठीक है। उसके बाद में अब आता है चैप्टर, जो मेन इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं कि आखिर चैप्टर में क्या है नहीं है, अच्छे से डील करते हैं, समझाते हैं। देखिए, इस बुक से आपको अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब चैप्टर खत्म होगा तो समरी भी लिखेंगे, और जब समरी भी लिखेंगे तब भी हम एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि एक चैप्टर को कम से कम 1 से 2 बार डिस्कशन होगा ही होगा, एक्सप्लेनेशन देंगे ही। फिर जब क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करेंगे तब भी एक्सप्लेन करेंगे। तो कोई भी चीज़ चैप्टर में छूटेगा नहीं, बस हम लोग के साथ में जुड़े रहिए और देखिए। तो नाउ अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्या कि चैरिटी बिगिंस एट होम, द एंटायर वर्ल्ड इज़ अ फैमिली एंड इंडिविजुअल्स एंड फैमिली आर इंटरडिपेंडेंट। तो यहाँ पर आपका एक बॉक्स में बना हुआ है, 3 चीज़ें हैं लिखा हुआ कि चैरिटी बिगिंस एट होम, पहला। दूसरा, द एंटायर वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, और तीसरा, इंडिविजुअल्स एंड फैमिली आर इंटरडिपेंडेंट। ये क्या कह रहा है क्या नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर, भारत इज़ माई होम। तो क्या है? आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट
my people have placed in me by electing me to the highest office in the land। तो यहाँ पर जो आई है, आई का मतलब जाकिर हुसैन जी है ना, यानी कि हुसैन जी, समझ गए ना। तो हुसैन यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ, अपना आभार व्यक्त करता हूँ अपने जनता जनार्दन को, जो मुझे इस देश का सबसे सर्वोच्च पद पे बैठा दिए इलेक्ट करके, है ना। मुझे इस काबिल समझें कि मुझे इस देश का सबसे सर्वोच्च पद पे इलेक्ट करके बैठा, यानी कि वोटिंग से होता है ना राष्ट्रपति का कुछ लोग वहाँ पे हमारे ही प्रतिनिधि वहाँ पर होते हैं और उन्हें चुन करके लोग कुछ बैठ करके प्रेसिडेंट को चुनाव से ना होता है, समझ गए। आई थिंक दोनों हाउस होता है। तो यहाँ पर जाकिर हुसैन इसी बात को बोलते हैं कि मैं अपने जनता जनार्दन को, जो लोग मुझे इस काबिल समझें कि उन्हें सेवा करने का मौका मैं उन्हें सेवा करूं, अपने देश को आगे ले जाऊं, इस काबिल समझें और इस देश का सबसे सर्वोच्च पद पे मुझे नियुक्त किए हैं, इस चीज़ के लिए मैं उन्हें दिल से क्या करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे कौन बोलते हैं? जाकिर हुसैन। नाउ सेकेंड थिंग, डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। अब वो डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बारे में तारीफ़ करते हुए बोलते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन से वो बहुत कुछ सीखे। वो बोलते हैं कि ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, नॉलेजेबल है और लर्निंग पर्सन है। एटीट्यूड इनका जो है सीखने का है। मैं इनसे बहुत कुछ सीखा हूँ और इनका डिग्री तो अलग बात है, इनका नॉलेज ही बताता है। इनका डिग्री किसी डिग्री से किसी का नॉलेज बताता है, किसी इंसान का नॉलेज से उसका डिग्री बताता है कि इसका ऐसा नॉलेज है, यानी कि डिग्री इसका बहुत अच्छा होता है ना। इसके बाद में ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परसुएट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। He has never lost his faith in the essential humanity of man, and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice। तो जाकिर हुसैन बोलते हैं क्या कि ये जो डॉक्टर राधाकृष्णन है ना, बहुत ही एक नॉलेजेबल पर्सन है। इन्हें पता है कि क्या सही और क्या गलत है। ये देश के लिए बहुत कुछ किए हैं और यहाँ के लोगों को ये बहुत अच्छे से समझते हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं क्या कि यहाँ का जो लोग हैं ना, बहुत ही ज़्यादा क्या है, क्या उसे बोलते हैं, फिलोसफिकल थॉट्स वाले हैं। इन्हें सही तरह से आगे ले जाना एक बड़ा चुनौती है और ये बिलीव करते हैं ह्यूमैनिटी में, यानी कि मानवता पर। यानी कि राधा कृष्णन का ये तारीफ़ करते हुए उनके बारे में बताते हैं कि ये जो है ना ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं और ये अपने आप को कभी नहीं रोके हैं किसी चीज़ को सीखने से। अगर छोटों से अगर इन्हें सीखने का कुछ मौका मिलता है तब भी ये रुकते नहीं है, तब भी उससे सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये सभी का राइट्स को, डिग्निटी को रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब वो चाहे उनसे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, सभी का ये अधिकारों को सम्मान करते हैं और अपना काम को बखूबी पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ में क्या करते हैं। ये जो है ये लाइन बोलते हैं किनके बारे में? डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बारे में। कौन? जाकिर हुसैन। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड में बोलते क्या है कि आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई इंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। समझ गए? वो बोलते हैं क्या कि मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जब मैं राष्ट्रपति के ऑफिस में जाऊँगा और इंटर करूँगा तो मैं पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ में उस पद को ग्रहण करूँगा। मैं पूरा हम्बलनेस, पूरी विनम्र के साथ में मैं उस ऑफिस को पकड़ूँगा और मेरा जो भी ड्यूटी रहेगा, जो भी मेरा कार्य रहेगा, मैं पूरे दिल से करूँगा। I have just taken the oath of loyalty to the Constitution of India। वो बोलते हैं कि मैं इस संविधान के प्रति पूरा वफादार होने का कसम खाता हूँ। कौन? जाकिर हुसैन बोलते हैं कि मैं जाकिर हुसैन संविधान को साक्षी मानकर अपने संविधान के प्रति पूरा वफादार रहूँगा और जब तक रहूँगा इस देश का सेवा करूँगा। मैं ऐसा कसम खाता हूँ, ऐसा जाकिर हुसैन बोलते हैं। समझ गए? यहाँ पे लिखा है ना कि आई हैव जस्ट टेकन द ओथ। ओथ का मतलब कसम खाना, बताए थे। ऑफ लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब वफादारी। टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या? भारत का संविधान। It is the constitution of a comparatively new state which is a free citizens have for the first time in a history given to themselves।
यहाँ पे बोलते हैं क्या है कि ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे देश में। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक संविधान बने जहाँ पे सब कुछ लिखा हो, है ना। ये नया नया संविधान है हमारे देश के लिए, हमारे देश के जनता जनार्दन के लिए। ये जो संविधान बना है नया नया है, आसान नहीं है, चैलेंजेस है। हमारे आज़ाद नागरिकों के लिए एक नया संविधान, एक नया चीज़ें बना है जिन्हें अडॉप्ट करने में समय लगेगा। इट इज़ द यंग स्टेट, वो बोलते क्या, हमारे भारत को यंग स्टेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो 1947 में आज़ाद हुआ हमारा देश, है ना। तो यंग स्टेट यानी कि अभी तो हमारा देश जो है अभी जन्म ही लिया है। जन्म लिया का मतलब यंग है, अभी जवान है ना। यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, मतलब देखो देश का निर्माण तो 1947 में हुआ। संविधान के रूप से अगर देखो तो एक देश का, राष्ट्र का निर्माण तो अभी अभी ही हुआ, लेकिन यहाँ के लोग आज के तो नहीं है ना, बहुत पुराने, इसलिए यहाँ पे एंशिएंट पीपल बोला गया। देश को यंग बोला गया, क्यों? क्योंकि अभी अभी तो देश हमारा आज़ाद हुआ है अंग्रेजों से। और यहाँ पर किस सेंस में स्टेट बोला गया है? स्टेट का मतलब यहाँ देश, राज्य नहीं, यहाँ पर स्टेट का मतलब देश बोला गया है। तो अभी भी हमारा देश आज़ाद हुआ और नया नया क्या बना? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बना। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में, उसी के स्वरूप में इस चीज़ को बोला जा रहा है कि हमारा देश तो अभी यंग है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। पुराने का मतलब ये हमारे देश में पुराना कल्चर चल रहा है, पुराना सिविलाइजेशन है, समझ रहे हो ना। ये संविधान नया, लेकिन यहाँ के लोग नए नहीं हैं, ये काफ़ी पुराने हैं। मतलब यहाँ के लोग के पास, यहाँ के लोग आज भी बहुत पुराने कल्चर, संस्कृति, सभ्यता को क्या करते हैं? मानते हैं, उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। समझ गए ना? ओके। Through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way। मतलब कि ना जाने कितना ही संघर्ष किए हमारे लोग, समय कितना बीता, ना जाने कितने लोग आए, कितने लोग गए, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग अपने सभ्यता और संस्कृति को छोड़े नहीं। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज़। वो बोलते हैं कि जिन वैल्यूज़ को यहाँ के जनता जनार्दन छोड़े नहीं, आज भी अपने संस्कृति और सभ्यता को मानते हैं, ना जाने इतने समय के बाद भी आज भी ये अपना वैल्यूज़ को, अपने महत्व को छोड़े नहीं है। जाकिर हुसैन बोलते हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि जब तक मैं रहूँगा इस पद पर, तब तक मैं इन वैल्यूज़ को, इन महत्व को, जो यहाँ के जनता और जनार्दन, यहाँ के जो देशवासी हैं, इस चीज़ को जो मानते हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करूँगा, उनके अधिकारों को सम्मान करूँगा, जिस चीज़ को वो मानते हैं उसका पूरा सम्मान करूँगा, है ना। कौन बोलते हैं सर? डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं। समझ गए? फॉर द, लेकिन हालांकि सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू में बिकम inadequate with the change of circumstances, the value remains eternally valid and presses for never and fresher realization. The past is not dead and static, it is alive and dynamic and is involved in determining the quality of our present and prospects of our future। जाकिर हुसैन बोलते हैं कि हमारा जो पास्ट है वो डेड एंड स्टैटिक नहीं है। क्या? जाकिर हुसैन बोलते हैं कि हमारा जो पास्ट है, पास्ट जो है हमारा पास्ट, यानी कि आवर पास्ट, यानी आवर पास्ट इज नॉट स्टैटिक एंड डायनामिक। हमारा पास्ट जो है ना तो स्टैटिक है और ना ही तो डायनामिक है। अब स्टैटिक और डायनामिक का मतलब क्या है? तो स्टैटिक एंड डायनामिक का कहने का सेंस यहाँ पर जो है ना, ये क्या है यहाँ पे? नो आई एम सॉरी, यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक है, डायनामिक की बात नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक है कि हमारा पास स्टैटिक नहीं है। क्या है? ये हमारा पास जो है डायनामिक है, इट इज़ अ डायनामिक। अब स्टैटिक का मतलब क्या? जो चीज़ कभी बदल नहीं सकता। स्टैटिक का मतलब जो ऐसा है वैसा ही, ऐसा नहीं ना। हमारा पास्ट में ना जाने कितने चीज़ें हुआ जो हम उससे सीख सकते हैं और उसे सीख करके हम आज के समय में बदलाव ला सकते हैं, अपना फ्यूचर को अपने बेहतर बना सकते हैं अपने पास्ट के लर्निंग से लेकर के। समझ रहे हो ना? हमारा जो पास्ट एक डायनेमिक है, एक जीता जागता एक एग्जाम्पल है ना, है भी। इतना ज़्यादा हमें अपने हिस्ट्री से सीख मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर कोई पर्सन अच्छे से अपने इतिहास को पढ़ लेता है तो उनका माइंडसेट बहुत अच्छा हो जाता है ना। सिविल सर्विसेज का कभी ज़िंदगी में तैयारी करोगे, इन फ्यूचर में भी ऐसा चांस मिले, तो जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे अच्छे से डिटेल वे में, या लाइफ में कभी मौका मिले पढ़ने का बुक्स को, तो जब हिस्ट्रीज पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हमें कितना कुछ अपने इतिहास से सीखने को मिलता है। वी हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम आवर
पास्ट। तो इसीलिए बोला गया कि हमारा पास्ट स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब एक ऐसा ही पड़ा हुआ चीज़ नहीं है जो कभी बदलता नहीं है। मतलब हाँ, पास्ट कभी बदलता तो नहीं है ना, लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जिस चीज़ से हमें लगातार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, वो चीज़ कैसे मरा हुआ बोल सकते हैं, या फिर क्या उसको बोलते हैं, डेड बोल सकते हैं, नहीं ना, उस चीज़ से सीख रहे हैं ना। इसलिए हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते क्या कि हमारा जो पास्ट है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है। मतलब एक तरह से इसमें बदलाव आ रहा है। बदलाव मतलब क्या कि हम उस चीज़ से सीखते आ रहे हैं और अपना जो है अभी का प्रेजेंट और फ्यूचर बेस्ट बनाते जा रहे हैं। समझ रहे हो, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। And is involved in determining the quality of our present and the prospects of our future। वही बात है कि हम अपने पास से सीख करके आखिर अपना फ्यूचर प्रेजेंट कैसे बेस्ट बना रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा क्या है, एक प्लस पॉइंट है। नाउ 4th पैराग्राफ में क्या है, द प्रोसेस ऑफ इट्स constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character। बोलते हैं कि जिस तरह से जो हमारा जो कल्चर है ना, जो नेशनल कल्चर और नेशनल कैरेक्टर जो है ग्रोथ कर रहा है, काबिले तारीफ़ है ना। आज भी हमारा देश जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। थोड़ा चीज़ें कहते हैं ना कि ओवरऑल डेवलपमेंट होना इतना आसान तो नहीं है ना, कुछ ना कोई पीछे छूट ही जाता है ना, धीरे धीरे सब होता है। एक बार आप कहोगे कि हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, इट्स नॉट अ पॉसिबल। अगर 10-100 लोग एक साथ में चढ़ना चालू करेगा, उसमें लीडर रहेगा, तो कोई ना कोई तो पीछे छूटेगा ना, लेकिन फिर भी सबको कोशिश किया जा रहा है कि आगे लेकर आएंगे ना, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो नेशनल ग्रोथ है, हमारा जो नेशनल कल्चर है या नेशनल कैरेक्टर है, मतलब जो हमारा संस्कृति, सभ्यता, हमारा जो सोच और विचार है, वो सच में बहुत अच्छा है। जो यही कारण है कि हमें बहुत आगे लेके जा रहा है और धीरे धीरे हम बहुत आगे भी निकलेंगे। समझ रहे हो, इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। बोल रहे हैं क्या कि इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। ये एक व्यापार हो चुका है किसका, शिक्षा का। As I see it, to minister this constant renewal, and I may be forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people. I maintain that education is a prime instrument of a national purpose, and that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation। देखिए, तो जाकिर हुसैन अब एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं, जैसे अभी बताए थे ना कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक एजुकेशनिस्ट थे, तो उनको अच्छा खासा समझ था इस चीज़ पे। तो वो बोलते क्या है ना कि वो जैसा अपने अनुभव से बोलते हैं कि जैसा कि वो देख रहे हैं उस समय के माहौल में कि शिक्षा जो एक व्यापार बन चुका है, इट्स अ बिजनेस। लोगों को अब सही से एजुकेट नहीं करना है, बस मनी कमाना है, पैसा कमाना है, रोकड़ा कमाना है। ऐसा बोलते कौन, जाकिर हुसैन, एक इनडायरेक्टली वे में। तो वो बोलते हैं क्या कि एक बेहतर नेशन के लिए हमें लोगों को सच में एजुकेट करना पड़ेगा, हमें एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। एक बेस्ट नेशन तभी होगा जब वहाँ पे बेस्ट इंसान होगा। अब बेस्ट इंसान कब बनेगा, जब से हम एजुकेशन देंगे, है ना। एक एजुकेशन ही है जो इस चीज़ को हमें आगे लेकर के जा सकता है। समझ गए ना, यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में बोलता है। वो बोलते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन नहीं, सिर्फ शिक्षा नहीं, शिक्षा का स्तर बेहतर होना चाहिए। अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लोगों में पहुंचाएंगे तो उनका कैरेक्टर अच्छा होगा, तो हमारे नेशन का भी क्वालिटी जो होगा बहुत बेहतर होगा। यहाँ का लोग अगर बेहतर बनेंगे तो हमारा देश बेहतर बनेगा। ऐसे कौन बोलते हैं, जाकिर हुसैन बोलते हैं। समझ गए। नाउ 5th पॉइंट यानी कि 5th पैराग्राफ, आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम and by whomsoever it may have been contributed। मतलब वो बोलते हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने देश का जो अतीत का जो संस्कृति रहा है मैं उसके प्रति पूरा वफादार रहूँगा। यानी कि जो भी घटना इतिहास में घटा है ना, उसका हमेशा साक्षी मानता हूँ और साक्षी मान करके मैं यहाँ के लोगों को इतना जब तक मैं रहूँगा यहाँ पर उनका सेवा करूँगा, पूरा दम लगा करके पूरा कोशिश करूँगा कि हर क्षेत्र में अच्छा काम करूँ। कुछ भी हुआ हमारे पास्ट में, कुछ भी हुआ हो, हम वहाँ से लर्निंग लेंगे, अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करेंगे, अपना सिविलाइजेशन, अपना सभ्यता को अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसे बोलते हैं जाकिर हुसैन। ओके, नाउ इसके बाद में बोलते हैं कि आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर। वो बोलते हैं कि पूरे देश का जो एकता को बनाने के लिए, यूनिटी को बनाने के लिए मैं ये भी कसम खाता हूँ। आई प्लेज माई सेल्फ टू मेक द यूनाइट आवर नेशन। अपने राष्ट्र को एक बनाने का क्या करता हूँ, कसम खाता हूँ, वो रिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हो। हाँ, यहाँ पे विभिन्नताएं हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है, लेकिन डाइवर्सिटीज़ का भी तो मज़ा है ना।
है कि नहीं। अगर आप हर रोज़ कुछ एक ही चीज़ खाना खाओगे तो बोर हो गए ना। हर रोज़ एक ही आपको कपड़ा कहेगा पहनने के लिए 1 साल, तब पहनोगे नहीं ना। कुछ अलग रोज़ खाना खाना पसंद करते हो, अलग अलग कपड़ा पहनना पसंद करते हो, तो वाई नॉट कि हमारे समाज में डाइवर्सिटीज़ नहीं होना चाहिए ना। तभी तो हमारा लाइफ जो है ब्यूटीफुल होगा। दैट मीन्स कि एक ही बगीचा में एक ही तरह का फूल लगा दोगे तो भी मज़ा नहीं है, अलग अलग फूल होता है तब ना, और अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है ना, इसीलिए। उसके बाद में बोलते हैं क्या, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। वो बोलते हैं कि मैं अपने देश के प्रति पूरा वफादार रहूँगा, इस बात की कसम खाता हूँ। चाहे यहाँ का लोग अलग भाषा बोलता हो, अलग धर्म के लोग हों, है ना, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। यहाँ अलग अलग जातियों का लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, है ना। तब भी मैं इस देश के लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति पूरा ईमानदार रहूँगा। आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस। मैं जब तक इस पद पे रहूँगा अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बारे में सोचूंगा, इसको और स्ट्रेंथ और मजबूत बनाऊंगा, आगे ले जाऊंगा। एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और यहाँ के लोगों का अच्छाइयों के बारे में कि कैसे उनका वेलफेयर कर सकूँ, यानी कि अच्छा हर राज्य में, हर सिटीज़ में, हर गाँव में शिक्षा पहुँचे, हर गाँव में स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, रोड हो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो, अच्छा सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर हो, किसानों को आगे बढ़ाया जाएगा। ये सब कुछ बात करते हैं, इनके वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में बात करते हैं। विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, वो ना तो वो किसी को कास्ट को लेकर के बात करेंगे, ना कलर को लेकर बात करेंगे। कोई भी वो धर्म का होगा, कोई भी जात का होगा, कोई भी मज़हब का होगा, कोई भी जाति का होगा, कोई भी भाषा बोलने वाला, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है और इतना ही काफ़ी है, और सब मेरा क्या है, परिवार है। अभी आगे बोलेंगे वैसा। वो बोलते हैं कि जब तक मैं इस ऑफिस में क्या राष्ट्रपति के रूप में रहूँगा, तब तक मैं अपने देश के प्रति वफादार रहूँगा। यहाँ के हर लोगों को मैं वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो उनका हक है ना, क्योंकि उनका बहुत बड़ा एक रोल रहा है इस देश को निर्माण में। क्योंकि एक देश का निर्माण तभी बनता है जहाँ पे वहाँ कुछ लोग होता है। बिना लोग का कोई देश हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो देश होता है कब? जब वहाँ का लोग वहाँ पे होते हैं, है ना। लोगों से देश होता है, देश से लोग नहीं होता। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद में वो बात करते हैं क्या, द होल भारत इज़ माई होम एंड इट्स माई पीपल आर माई फैमिली। बोलते कि पूरा भारत के लोग मेरा क्या है, मेरा परिवार है। जितने भी क्या है, द होल ऑफ भारत इज़ माई होम, पूरा भारत मेरा घर है। मतलब वो बोलते हैं कि जो पूरा इंडिया है, जो पूरा हिंदुस्तान है, जो पूरा भारत है, उनका घर है। और यहाँ के रहने वाले हर एक सिटीजन, हर एक देशवासी उनका क्या है, परिवार है। कितना गजब बात है ना। चलिए इस लाइन को मैं लिख देता हूँ, और ये इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि द होल भारत इज़ माई होम, द होल भारत इज़ माई होम। समझ रहे हो? द होल भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली एंड इट्स पीपल एंड इट्स पीपल एंड इट्स पीपल इज़ माई फैमिली, इज़ माई फैमिली। आप इस पर अच्छा खासा 150 शब्द लिखोगे। समझ गए ना। नाउ इसके बाद में बोलते हैं द पीपल हैव चूजन टू मी दैट द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यह जो देश है वो मेरा घर है, यहाँ के जो लोग हैं मेरा क्या है, परिवार है। और यहाँ का परिवार जो है मुझे एक हेड चुना है, मुखिया चुना है कुछ समय के लिए, कि आप जो है इस घर का मुखिया बनिए, है ना, और आप इस घर को अच्छे से चलाइए। तो यही जाकिर हुसैन बोलते हैं कि ये जो देश है ना मेरा घर है, यहाँ का लोग मेरा परिवार है, और यह परिवार मुझे एक बड़ा मुखिया बना लिया है, यानी कि राष्ट्रपति बनाया है ना। जब तक मैं रहूँगा तब तक मैं पूरे वफादारी के साथ में अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचूंगा, पूरा काम करूंगा, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाऊंगा, उनका जो भी बनता है, उनका जो भी अधिकार है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरत है, हम लोग मिलके पूरा कोशिश करेंगे उन्हें पूरा करने को। समझ गए ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आई शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। आई वर्दी होम फॉर अ ग्रेट पीपल इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड प्रॉस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। अब बोलते हैं क्या कि जब तक मैं इस पद पे रहूँगा, मैं अपने देश को मजबूत बनाने के बारे में सोचूंगा,
जो भी हो सकता है मुझसे, मैं सब करने को तैयार हूँ, है ना। क्योंकि एक अपने परिवार के लिए वो इंसान सब कुछ कर सकता है जो उसे करना चाहिए, अपना हद भी पार कर सकता है ना। उसे अपने सदस्य का बहुत ख्याल रहता है, उसका खुशी उसका क्या है, उसका कारण उदास का क्या है। यहाँ पे चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके बारे में सोचेंगे, चाहे कुछ भी हो। तो ऐसा विचारशील वाले व्यक्ति हमारे बीच रहे। हमारे देश के हमारे देश का बहुत बड़ा ये खुशनसीबी है, क्योंकि ऐसे देश में हमारे कुछ लोग रहे और ये जो है इस तरह का बातें बोलते थे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, यहीं तक हम लोग आज स्टॉप करते हैं। आज हम लोग ने वर्ड मीनिंग किया, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा ऑथर के बारे में, ज़ाकिर हुसैन के बारे में समझे और कुछ 5 पैराग्राफ हम लोग जो है पढ़ लिए। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना, और इन्जॉय किए होंगे। थोड़ा बहुत बोरिंग भी लगा होगा, लिटरेचर तो बोरिंग होता है, लेकिन एज फार एज कि जितना कोशिश हो सकता है कि इंटरेस्टिंग बनाने का, इंटरेस्टिंग बनाएं, है ना। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवाइज भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ें और निकल दिए, नहीं। अभी 1 से लेकर 5 तक आपको पढ़ाए हैं ना, आप एक बार रीड कीजिए, समझिए और डोंट वरी, समरी भी मैं लिखाऊंगा, क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कशन कराऊंगा, सब कुछ होगा, डोंट वरी। टाइम आराम से करेंगे, सब कुछ डिटेल में करेंगे। बस मेरे साथ में कनेक्टेड रहिए और इंग्लिश को हम लोग बेस्ट बनाएंगे। आई होप कि और अदर सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आप गजानन भैया से पढ़ रहे होगे, आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में करके पूछ सकते हो, है ना। और आप कोई भी डाउट हो सकता है, एनी रिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट या कोई भी प्रॉब्लम, है ना, आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। सो आई होप कि आप यहाँ तक लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विथ नया चैप्टर, नया टॉपिक। तब तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।